नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ पर 8.25% ब्याज दर को बरकरार रखा है। इससे कर्मचारियों की बचत पर पहले की तरह आकर्षक रिटर्न मिलता रहेगा और इसके साथ ही ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पीएफ सदस्य यूपीआई और एटीएम के माध्यम से अपने पीएफ खाते से 75% तक राशि निकाल सकेंगे। यह सुविधा इसी माह से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की तैयारी में है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को पीएफ निकासी के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए निकासी होने से समय की बचत होगी और भुगतान भी तेजी से खातों में पहुंचेगा। यह कदम ईपीएफओ की सेवाओं को अधिक आधुनिक, सरल और कर्मचारी अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि डिजिटल निकासी सुविधा से ईपीएफओ सदस्यों को लंबी प्रक्रिया और कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। वहीं ब्याज दर यथावत रहने से उनकी बचत को भी मजबूती मिलेगी। इस सुविधा के शुरू होने से आपातकालीन जरूरतों के समय कर्मचारियों को तेजी से धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। तो देखिए किस तरह के फायदे होंगे और वाकई में जो एक परेशानी खाता धारकों को होती थी, जिनके पीएफ अकाउंट्स हैं, उनके लिए ये कुछ बातें जो सामने आई हैं, ये असल में वाकई कितनी राहत देंगी। जो कर्मचारी वर्ग है वो इसे कैसे देखता है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अजय श्रीवास्तव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ के। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जितेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, प्रदेश महामंत्री हैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अजय जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। जितेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। एक लाइन में यदि हम समझने की कोशिश करें और जिन एक फायदे की बात की जा रही है कि जिनके पीएफ अकाउंट्स हैं, अब वो यूपीआई और एटीएम से भी इसकी जो अमाउंट होगा वो निकाल सकते हैं। ओवरऑल ये जो एक पूरा सिनेरियो मैटर हमारे सामने, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि ईपीएफ के दायरे में हमारा देश का 50% जो हमारा असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, और मैं समझता हूँ राखी जी आप भी ईपीएफ के दायरे में आती होंगी, एक बड़ा वर्ग है देश की आबादी का। मैं मानूँ कि 50%। और मैं मानता हूँ कि ये जो हमारा ईपीएफ में जो ब्याज दर है, इस देश का कोई भी प्लेटफॉर्म इतना अच्छा ब्याज नहीं देता। तो ये एक जो निर्णय अभी तक मैं मानता हूँ कि 8.25% तो पूर्व वित्तीय वर्ष में भी हम लोग ईपीएफ धारी कर्मचारियों को ब्याज मिल रहा था। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, जैसा कि आपने बताया, कि अब हमारे जो ईपीएफ के जो साथी हैं जिनका कटौतरा होता है, उनको आवश्यकता पड़ने पर वो यूपीआई और एटीएम के माध्यम से भी अपना जो जमा पूंजी है उसको निकाल सकते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे कोई शादी ब्याह का कोई मामला हो। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो केंद्रीय श्रम विभाग ने जो ये निर्णय किया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। अभी ईपीएफ के दायरे में जो परसेंटेज है, मैंने कहा ना कि आधी आबादी असंगठित क्षेत्र में आती है। छोटे छोटे जो रोजगार हैं, छोटे छोटे जो ऑफिस हैं, आज भी मुझे लगता है कि सरकार को उसकी जांच कराना चाहिए। जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी अगर किसी संगठन में, चाहे किसी कार्यालय में, चाहे किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनका ईपीएफ कटना चाहिए। मेरे ध्यान में आता है कि आज भी जो नियोक्ता है, जो छोटे उद्योग कर्मी हैं, चाहे कोई स्कूल संचालक है, चाहे कोई नर्सिंग होम संचालित करता है, चाहे कोई ऐसा व्यापारी है जिसके पास 10-20 लोग जो काम करते हैं, उनके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, इन लोगों को भी ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए, ईएसआई का लाभ मिलना चाहिए। तो इस देश में एक अच्छा, और मैं इसलिए इस बात को करना चाहूँगा। देखिए, असंगठित क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र में तो मात्र 2 से 2.5% लोग ही संगठित क्षेत्र में, जिनको हम सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, अधिकांश अमला हमारा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उनका ईपीएफ के दायरे में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है सरकार का, ये स्वागत योग्य है। और स्वागत योग्य इसलिए है कि यूपीआई और एटीएम से इसको लाभ देना निश्चित ही हमारे जो भी कर्मचारी हैं, हमारे अजय भाई भी जुड़ गए हैं,
मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा निर्णय हुआ है। हमारे जो निगम मंडल के कर्मचारी जिस क्षेत्र में भी उसी ईपीएफ के दायरे में आते हैं, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं समझता हूँ जो कर्मचारी काम करते हैं वो भी ईपीएफ के दायरे में आते होंगे, एक बड़ा वर्ग है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा निर्णय सरकार ने किया है। और मैं राज्य कर्मचारी, चूँकि मैं संगठित क्षेत्र में काम करता हूँ, भारतीय मजदूर संघ का हमारा संगठन है, और भारतीय मजदूर संघ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो आज ये जो निर्णय है मैं इसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अजय जी कनेक्ट है हमारे साथ। अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अजय जी, कैसे आज जो ईपीएफ खाता धारकों की एक परेशानी खत्म हुई है, और सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है वो यूपीआई से कनेक्ट होके भी अब आप 75% की राशि निकाल सकते हैं, कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? निश्चित रूप से जब से ये सूचना आई है, कर्मचारियों में एक अपने आप में बहुत खुशी है, क्योंकि अभी जीतन भाई हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। ये समझ सकते हैं कि स्टेट में पेंशनरों को अपने पेंशन का क्लेम्स विड्रॉ करने में बहुत तकलीफ होती है, और सबसे ज्यादा परेशानी आप हमारे नेताओं को करना पड़ती है, क्योंकि वहां बहुत चक्कर लगाना पड़ते हैं। आज केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ये निर्णय लिया है, कम से कम ये 7-8 करोड़ एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छी खबर है। कम से कम एक पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और 75% विड्रॉ हो जाना, उसमें किसी की कोई टीका पलटा नहीं करना, अपन ने बटन दबाया और अपना पैसा विड्रॉ हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि एक जमाने में जब 1956 में ईपीएफओ का जो ऑफिस खुला था, उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% था। इसके बाद मैक्सिमम 12% तक हुआ। उसके बाद कल ही जो 8.25 की रेट ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा करी है, मैं उसका भी बहुत स्वागत करता हूँ। ये वास्तव में हमारे सेमी गवर्नमेंट, निगम मंडल, और जहां भी ये अपने सीपीएफ से गवर्न है, उन एम्प्लॉइजों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ये एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आज की डेट में सीनियर सिटीजन का भी इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि बहुत जरूरतमंद लोग इसका पैसे का विड्रॉ करें, अन्यथा यहाँ पे अपना भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए उसमें ही सुरक्षित रखें। वहाँ है, सेफ है। और अब तो बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पारदर्शिता का एक यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। तो मैं बहुत बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से। ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। ठीक है। और इसमें जैसा कि अभी जितेन भाई बोल रहे थे कि अभी आप लोगों की तरफ से एक कड़े निर्देश उन संस्थाओं में भेजना चाहिए कि जो आपके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कि जहाँ पे 11 एम्प्लॉइज हैं वहां पे सीपीएफ कटना चाहिए, उनका फंड कट के उनका शेयर जो उनकी भागीदारी होती है और यहाँ पे जमा होना चाहिए, ताकि छोटे कर्मचारियों को, एक तो इनके साथ बहुत प्रताड़ित किया जाता है, कभी भी उनको जॉब से भगाने की बात होती है, तो भविष्य में उनके प्रति वो एक सेफ अपने आप को समझेंगे, एक जो उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए एक अच्छी सुविधा रहेगी। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप की चैनल से, के माध्यम से, यदि पीएफओ के ऑफिस के लोग जुड़े हैं तो वो इसमें गंभीरता से विचार करें। जो संस्थाएं जिनसे फंड नहीं काटा जा रहा है, उसको कटवाने के लिए कड़े निर्देश जारी करें। बिल्कुल ठीक है। जितेन जी, एक दो बातें जो एक महत्वपूर्ण है इस पूरे फैसले में। एक तो यह है कि लगातार ये तीसरा वर्ष है जहां पर जो ब्याज दर है वो 8.25 स्थिर रखी गई है। तो ये भी एक है, क्योंकि अमूमन कई बार बदलाव हो सकते हैं। यदि आप दूसरी फैसिलिटी दे रहे हैं तो यहाँ आप चेंजेस कर सकते थे, लेकिन इसको यथावत जो था वैसा ही लगातार तीसरा वर्ष है कि इसको ऐसे रखा गया। इसके पीछे का क्या रीजन, आप क्योंकि कर्मचारी वर्ग से जुड़े हैं, क्या देख सकते हैं? दूसरी एक ये भी बात है कि इस तरह का डिसीजन इसलिए भी लिया गया है ताकि जितने भी क्लेम सेटलमेंट होते हैं उनको बहुत आसानी से किया जाएगा। तो उसको कैसे समझे? देखिए, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, और मैं ये मानता हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र की जो मैंने जो बात की है, असंगठित क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। जितने भी औद्योगिक हैं वो उसमें काम करने वाला कर्मचारी है वो असंगठित क्षेत्र में आता है। जितने भी आपके बड़े बड़े स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो,
चाहें छोटी छोटे अपने सोसाइटियों के माध्यम से जो कुछ ऐसे काम चलते हैं, दुग्ध संघ हो, कुछ भी, मतलब एक बड़ा सेक्टर में बताऊं, जहां सरकार जीडीपी की बात कर रही कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो जीडीपी में उद्योग का बड़ा योगदान है। ये उद्योग का योगदान है, तो उद्योग में जो काम करने वाला हमारा कर्मचारी है, जब उसको देखिए, आज अगर हम समझें तो इस देश में, जैसा कि अभी अजय भाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी जो है, असंगठित क्षेत्र में एक सिक्योरिटी का अभाव है। मैं बड़ा उससे आपके मंच पे कहना चाहूँगा कि एक आईएएस अधिकारी से हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बड़े सहजता से बात स्वीकारी थी कि जब मैंने आईएएस की नौकरी ज्वाइन की थी, पहली अपॉइंटमेंट हुआ था, तो मुझे 18,000 रुपये का मेरी सैलरी मिली थी। वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे 85,000 रुपये की सैलरी का ऑफ़र किया था। तो मैंने कहा कि सर, आपने 85,000 क्यों नहीं नौकरी को स्वीकार किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए कि गवर्नमेंट में हमें सिक्योरिटी है, वहाँ 85,000 रुपये ला दो, हो सकता है मैं लंच करने जाऊँ और लौटूँ तो मुझे लिफाफा दे दिया जाएगा, भाई ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि 8.25% जो ये इन्होंने स्थिर रखा है, कहीं ना कहीं इस देश की जो जीडीपी है, जो हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 3री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक लोगों का, जैसा अभी अजय जी ने कहा कि लोगों की बचत, भाई बचत की तरफ बढ़ना चाहिए लोगों को, तो अगर अच्छा ब्याज स्थिर रहेगा तो लोग उसको फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, जब उनकी धरोहर वहाँ पर रहेगी तो कहीं ना कहीं उनकी धरोहर को देश की अन्य योजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार उसका उपयोग कर सकती है। तो इसका एक लंबा लॉजिक कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत बार बार मोदी सरकार से कहते थे कि साहब इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए 10 लाख, लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, कर्मचारी की आय बढ़ रही है। आज जितने भी चाहे आईटी क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, इसमें जो हमारे लोग जा रहे हैं, तो आज 12 लाख 15 लाख का पैकेज, आज हमारी 30 साल की नौकरी होने के बाद हमारी 10 लाख का पैकेज है। 30-32 साल की नौकरी, आज कोई यंग लड़का बीटेक एमटेक करके आता है, वो कहीं पुणे, बेंगलोर और मल्टीनेशनल कंपनियों में जाता है, तो वो 15 लाख 20 लाख के पैकेज में जाता है। तो ये सब कुछ जो अध्ययन करने के बाद, एक डाटा कलेक्शन के बाद, सरकार ने डायरेक्ट 13 लाख रुपए इनकम टैक्स का कर दिया था, तो उसका एक एडवांटेज मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की बड़ी सोच है कि ठीक है, हम सुविधाएं तो देंगे, और लेकिन ये जो हमारा कर्मचारी अपनी जो धरोहर है, ये जो हमारा ईपीएफ कटता है कर्मचारी का, उसका धरोहर है, उसके बुरे वक्त के लिए, तो उसको बचा के रखे। तो इसलिए इस ब्याज को भी उन्होंने स्थिर रखा है। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज ये जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है, इसमें सबका योगदान है। तो ये जो 8.2 का पिछले 3 सालों से स्थिर रखना, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। अजय जी, कैसे आप इसको देखते हैं? एक क्लेम सेटलमेंट की बात है, ये बात तो सही है। देखिए कि बहुत कहते हैं अमूमन ही किसी भी सरकारी विभाग का काम देखिए या किसी सरकारी योजना में जाइए, बड़ी सारी कागजी कार्रवाई देखनी पड़ती है, समझना पड़ता है। जहां तक पीएफ की हम बात करें, तो इसके लिए भी पहले के सिनेरियो से आज यदि ये डिसीजन आया है, तो ये बात सही है। यदि जितना भी डिजिटलाइजेशन कर देंगे, या आपने जो इसमें यूपीआई या एटीएम की जो बात कही है, 75% राशि यदि इसी से निकल जाती है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत तो ये है। तो बाकी, लेकिन जिस प्रोसीजर को लेके ये एक डिसीजन लिया गया है, एक मूल मकसद तो यही है कि जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले। और ब्याज दर को भी लेके, जैसे अभी जितेंद्र जी कह रहे थे, आपका ओवरऑल मत क्या है, और आने वाले समय के लिए ये कितना अच्छा रिजल्ट हमें देगा? निश्चित रूप से जितेंद्र भाई बड़ी गंभीर बात कर रहे थे, और कर्मचारी हित की बात है, और उसको जो हमारे साथी सुन रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अभी मैं आप जो प्रोसीजर की बात आई वहां शुरू करता हूं। मैं ये समझिए 86 की बात है, हमारा सीपीएफ का ऑफिस इंदौर में था, यहाँ नहीं था, और मुझे कुछ बहुत आवश्यक शायद मकान प्लाट लेना था, तो मेरे को प्लाट के लिए मैंने अप्लाई किया इंदौर में, और उस टाइम 5,000 रुपये 5 या 10,000 रुपये अप्लाई किए थे। उस टाइम के हिसाब से बहुत हुआ करते थे, वो नहीं मैं विड्रॉ करवा पाया था। और उसके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि मैंने वहां पे कुछ ऑफर भी किया था और उसके बाद भी काम नहीं हुआ था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और आज की डेट में सिर्फ मोबाइल पे आप डालिए और आपको विड्रॉ हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी निर्णय है। मैं इसका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। ईपीएफ के जितने भी अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, दिल्ली में बैठे हुए हमारे
सरकार समय समय पर जो हम प्रदर्शन करते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, उसमें काफी कुछ हो रही है। इसके अलावा जो बचत की बात है, बचत की बात मैं फिर कह रहा हूँ कि जब बहुत आवश्यकता पड़ने पर ये ज़रूर है कि 75% हम विथड्रॉ कर सकते हैं। पर मैं दूसरा इसका एक पक्ष ये भी सोच रहा हूँ कि यदि ईज़ी विथड्रॉ हो जाता है, तो लोग ऐसा नहीं है कि छोटे-मोटे खर्चे में भी अपना ये भविष्य का पैसा निकाल लें। हाँ। तो मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा कि इसको आप आपके लिए भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है। ये भविष्य के लिए मान के चलें, वर्तमान में है सुविधा, पर इसको ये मान के चलें कि अपन इसका उपयोग वर्तमान में नहीं करना है। हाँ, आवश्यकता पड़े तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो व्यवस्था चल रही थी इसमें कोई मैं समझता हूँ कि बड़ी ईज़ी हो जाता था और अब किसी तरीके की परेशानी नहीं आती थी। मेरे को चूँकि मैं पूरे निगम मंडल अधिकारी कर्मचारियों के एक सेवक हूँ, तो अभी जो वर्तमान स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी। अभी आपको मैं बताऊँ जैसे मैं अभी रिटायर्ड हुआ तो मैंने तो एक फॉर्म भरा ऑफ़िशियल और विदिन 15 डेज़ पूरा विथड्रॉ हो गया। तो ये मेरे को इतना सुखद लगा, नहीं तो मैं फिर जीतन जी को इशारा कर रहा हूँ कि आप यदि स्टेट में और ये सेमी गवर्नमेंट जो ईपीएफ में, सीपीएफ में जो गवर्नर हैं, जिनका अकाउंट है और उसमें आप जीपीएफ वालों में बहुत अंतर है। उनको बहुत परेशानी होती है। पेंशन के लिए भी अभी आज की डेट में जितिन भाई समझ सकते हैं, आपको बहुत परेशानी होती होगी। हुँ। पर यहाँ एक बहुत अच्छी बात हो गई है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सेंटर के इस निर्णय का अनुसरण करते हुए जितेंद्र भाई आप इस चीज का मोहन जी आपके सीएम साहब बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उनको बोलिए कि यही परंपरा स्टेट में भी लागू हो, हमारे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उसका सीधा लाभ मिले और उसमें भी यदि ये सुविधा लागू हो जाए, आवश्यकता पड़ने पे उनको भी समय रहते हुए बच्चों की शादी है, मकान बनवाना है, बहुत आवश्यक। किसी की बीमारी में कई बार कोई सहयोग नहीं कर पाता, तो यही एक सहारा है। तो समय रहते हुए इसका बेटा होने के लिए भी अपन को पहल करना पड़ेगी और अपन तो एक चोली दामन का है कि आप जहाँ हम वहाँ, हम यहाँ तो आप हमारे साथ। तो इस पे अपन पहल जरूर करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं समझ रहा हूँ कि शासन इसको आपकी क्लिपिंग, हमारी क्लिपिंग सुनेंगे और इसके बारे में भी वो गंभीरता से विचार करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अजय जी, चर्चा का मूल उद्देश्य यही होता है कि यदि कोई एक अच्छी राहत देशवासियों को मिल रही है या कर्मचारियों को मिल रही है, तो पीएफ तो ऐसा है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। इसका तो लाभ देश की करोड़ों जनता को मिलना है। तो चर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि ये कितना फ्रूटफुल रिजल्ट हमें फ्यूचर में देगा। और आपने जो बात रखी, जो एक सुझाव के तौर पर मैं उसको समझूंगी, जो आपने निवेदन जितेंद्र जी से किया कि जो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन चीजों में कुछ प्रावधानों में यदि काम करती है तो शायद वो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। जितेंद्र जी। देखिए, अजय भाई ने बोला ये अजय भाई इस बात के गवाह हैं कि मैं पिछले 7-8 सालों से, जब मैं संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष था, तो मैंने एक आपका जो असंगठित क्षेत्र में ईएसआई का एक बड़ा अच्छा उदाहरण देखा था। मेरे 1-2 परिवार में ही हमारे इस तरह की बातें आई थी। तो जो ईएसआई की जो व्यवस्था है कि एक बार अगर ईएसआई ने किसी इम्पेयर्ड हॉस्पिटल को, अगर अपने मरीज़ को उसने अगर क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र कर दिया, तो वहाँ पे 1 पैसा उस मरीज़ को खर्च नहीं करना पड़ता था। 2-4 मेरे सामने उदाहरण है, तो उससे मैंने ये उदाहरण लिया कि नहीं, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। मैंने स्वयं पिछले साल 18 मई को, हमारे अजय जी गवाह हैं कि उसमें कितनी दमदारी से मैंने विषय रख के इस प्रदेश के कर्मचारियों को और अधिकारियों को, यहाँ तक कि पेंशनरों को भी, कि आज जो हमारा पेंशनर जो 62 साल में रिटायर हो जाता है, उसके बाद से बीमारी 62 साल के बाद ही घेरती है। उसके बाद से कोई न तो उनको आयुष्मान का हो रहा था, ना कोई प्राइवेट कंपनी उनका बीमा करती थी। भाई 60 साल से कम में आप काम कर, प्राइवेट कंपनी 40,000 रुपये का आपका पैकेज देगी, आपका बीमा कर देगी। तो हमने एक बड़ी उसमें उपलब्धि पाई थी और ये मैंने ईएसआई से ही सीखा था। और ये बिल्कुल अजय भाई ने कहा कि आज हमारे पेंशनरों की जो स्थिति है कि आज 1-1 साल पेंशन लटक रहे हैं। निश्चित ही मैं आपके मंच पे बोल रहा हूँ कि ये विषय भी हम ले आएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सरकारी सिस्टम में तो जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी 96 में, तो मेरे ऑफिस में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता था उसको जीपीएफ के और पेंशन के पूरे कागज़ उसी समय लिफाफे में पढ़ाए जाते थे। लेकिन बीच बीच में ये जो हमने तरक्की की
बीच बीच में जितने प्रयोग हुए कि आजकल हमारी जो नौकरशाही है वो नए नए प्रयोग करने में विश्वास करती है। हमारी नौकरशाही कहती है कि आप थंब लगाओ आके, और मैं कहता हूं कि 90 के दशक में हमारा कर्मचारी बिना थंब के ही टाइम से ऑफिस पहुंचता था। उसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको 15 रुपये में राज्य परिवहन की बस के पास मिलते थे, और सभी कर्मचारियों को लगता था कि हम 10 बजे अगर सिंधी कॉलोनी चौराहे पर नहीं पहुंचे तो राज्य परिवहन की बस छूट जाएगी। तो टाइम से उस समय का रिकॉर्ड उठा के दिख लीजिए कि हमारा कर्मचारी टाइम से बिल्कुल ऑफिस पहुंचता था, ना मोबाइल होता था ना कुछ होता था, और कहीं ये थंब और ये ऑनलाइन और ये सब कोई वो नहीं होती थी। तो जैसी सुविधाएं बढ़ी है, जितनी टेक्नोलॉजी है, उसका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है और उसका परिणाम कर्मचारियों को ही भुगतने को मिला है। बसें बंद की, सरकार की गलती थी राज्य परिवहन। मैं आज भी दावे से कह रहा हूँ, अगर परिवहन सेवा सरकार कर दे तो उनको कोई थंब लगाने की जरूरत नहीं है। कोई कर्मचारी नहीं चाहता कि वो 400 500 रुपये पर डे 200 रुपये का पेट्रोल जला के ऑफिस पहुँचे। तो ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे थे। बीच में व्यवस्था बिगड़ी है। मैंने पहले भी ये बात बोली कि ये थंब मशीन लगाने की क्या जरूरत थी। अजय भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ कि आप बताइए कि एकदम जब राज्य परिवहन की बसें चलती थी तो टाइम से कर्मचारी पहुँचता था दफ्तर, और दूसरा 5 बजे ही बाहर निकलता था, क्योंकि उसको भगने की कोई जगह ही नहीं मिलती थी। उसको मालूम था भाई दिन में कहाँ जाएंगे हम। ठीक है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होंगी। सरकार के सामने हम लेके जाएंगे, इन विषयों को लेके आएंगे। इस प्रदेश के कर्मचारियों को लगता है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पेंशन का प्रकरण की स्थिति बहुत ख़राब है इस प्रदेश में, ठीक होना चाहिए। आपके मंच से जो हमने बात कही ये शासन तक जाना चाहिए। ठीक है, और अच्छी बात यही है कि फिलहाल जो एक आप दोनों ने यदि इन बातों को स्वीकारा है और इनमें कुछ और इम्प्लीमेंट की बात करी है कुछ सुझाव के साथ, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। आने वाले समय में देखिए यदि और चीज़ें इसमें जुड़ेंगी तो उसका कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और देखिए जहाँ तक ईपीएफओ की बात करूँ, ये अपने आप में एक ऐसा नाम है कि आपकी जो सेविंग हो रही है, आपके फ्यूचर की जो बचत हो रही है, इसमें तो कोई इफ एंड बट कोई कभी कर ही नहीं सकता। ये मुद्दा ही ऐसा है। तो चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय भी हो गया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो भी खाता धारक हैं जिनका पीएफ अकाउंट है, उनकी परेशानी खत्म हुई है और बेहतर रिटर्न भी मिलेगा, और बहुत बेहतर आप जल्दी से निकासी भी कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कनेक्ट अब यूपीआई और एटीएम से हुआ है। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी राहत है सभी के लिए जिनके पीएफ अकाउंट नहीं है और जिनको फ्यूचर में मिलेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।